Hello students, welcome back once again to your online video classes. So this is your content number 3, the last part of the chapter probability. So in the previous two parts, in content number 1 and content number 2, we have already discussed about the sample space and the event of the probability. So in the third part, we will discuss about some more concept about probability, and the main thing is we have to discuss about the discuss how to find the probability of a particular event. तो अभी तक बच्चों जो हमने पढ़ रहे थे कंटेंट नंबर 1 एंड कंटेंट नंबर 2 में, उसमें हम बस सैंपल स्पेस कैसे निकालते हैं. 16.1 इज ऑल अबाउट योर सैंपल स्पेस, हाउ टू फाइंड आउट द सैंपल स्पेस ऑफ ए पर्टिकुलर रैंडम एक्सपेरिमेंट. फिर 16.2 जब हमने आए तो वहाँ पे हमने इवेंट्स के बारे में पढ़ा. इवेंट्स, कितना टाइप के इवेंट्स रहते हैं और इवेंट्स से कैसे हम निकालते हैं, उस सब के बारे में हम डिटेल में पढ़ा. और वहाँ पे बहुत सारे इंपॉर्टेंट इवेंट्स भी थे, लाइक म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, एग्जॉस्टिव इवेंट कैसे फॉर्म होते हैं, बाकी बहुत सारे और भी टाइप्स ऑफ इवेंट्स थे जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट बेसिक कॉन्सेप्ट है. अभी जो हम पढ़ने वाले, तो जो कि हम मतलब 10th 9th में पढ़ते हैं, जो प्रोबेबिलिटी कैसे निकालते हैं, फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ आउटकम्स, वही कॉन्सेप्ट के ऊपर में है. तो उससे पहले एक एक्सोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी है, जो कि थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट वहाँ पे देता है, जहाँ पे कि कुछ फॉर्मूलाज है जिसको बेस करके हम कुछ प्रॉब्लम्स भी कर सकते हैं. तो नॉर्मल प्रोबेबिलिटी तो हम थोड़ा सा ये वाला कॉन्सेप्ट को डिस्कस करने के बाद ही पढ़ेंगे. जो हमारा प्रोबेबिलिटी होता है, नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल आउटकम्स, वो इसके बारे में थोड़ा सा पढ़ेंगे इसके बाद वाला कॉन्सेप्ट में. तो ये पहले थोड़ा सा उसका डिस्कस कर लेते हैं, एक्जियोमेट्रिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी एक्चुअली होता क्या. सो वी हैव डिस्कस सम मेथड ऑफ असाइनिंग प्रोबेबिलिटी टू एन इवेंट एसोसिएटेड विद द एक्सपेरिमेंट हैविंग नोन एज नंबर ऑफ आउटकम्स, टोटल आउटकम. मतलब जो हम निकालते थे नॉर्मल प्रोबेबिलिटी, ये जो हमारा एक्जियोमेट्रिक अप्रोच एक वे है टू डिस्क्राइब द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट. ये भी एक वे है, जैसे कि हम उसका एक प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हैं. वहाँ पे ये जो एक्जियोमेट्रिक अप्रोच होता है, उसमें हम इंडिविजुअल इवेंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको ऐड करते हैं एक्चुअली. तो वही मेथड को हम बोलते हैं एक्जियोमेट्रिक अप्रोच, जो कि तुम लोग का इस बार का सिलेबस से डिलीट हो गया है. फिर भी कंटेंट नॉलेज होना जरूरी है, क्योंकि स्टैंडर्ड 12 में ये वाला कॉन्सेप्ट बहुत जरूरी होता है. इसलिए इसको थोड़ा डिस्कस कर लेते हैं एक्चुअली क्या होता है. तो अभी कुछ हम रिजल्ट्स लिखे हैं, उसी को बेस करके कुछ हम प्रॉब्लम्स करने वाले हैं. तो पहले जो कुछ रिजल्ट्स हैं जो कि हमने ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, उसी को भी नोटेशंस में हमको पढ़ना है. हमने ऑलरेडी, हमको पता है सब कुछ कि क्या होता है. तो अगर हम ले लेंगे फॉर इवेंट ई, अगर एक इवेंट हुआ ई एंड सैंपल स्पेस हुआ एस, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई, एक इवेंट का प्रोबेबिलिटी हमेशा ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होता है. ये तो हमको पता है, ठीक है. मैंने ये कंटेंट नंबर 2 में जो इवेंट पढ़ा रहा था तब भी तुम लोगों को डिस्कस किया था. और एक बार बस थोड़ा सा रिमाइंड कर लो कि कोई भी प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विल बी ग्रेटर देन और इक्वल टू 0. प्रोबेबिलिटी ऑफ आई विल बी 0 ऑब्वियसली, एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ एस, हम जो हमारा श्योर इवेंट होता है वो हमेशा कितना होता है, 1 होता है. तो उसका जो रेंज होता है उसका 0 से 1 तक लाई करता है. ये होता है हमारा इम्पॉसिबल इवेंट, ये होता है हमारा श्योर इवेंट, ठीक है. अभी नेक्स्ट कॉन्सेप्ट में आएंगे. तो इफ E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, वो बोल दिया कि अगर E1 एंड E2 आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट, दोनों इवेंट है और दोनों की म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो उनका जो प्रोबेबिलिटी होगा वो हमेशा कितना होगा, 0 होगा. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का मतलब हम लोगों ने पढ़ा था कि दो इवेंट का जो हमारा इंटरसेक्शन होगा वो हमेशा कितना रहेगा, 5 रहेगा. तो अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 रहेगा, तो उसका अगर हम प्रोबेबिलिटी निकालना चाहें तो हमेशा उसका जो रिजल्ट निकलेगा वो कितना निकलेगा, 0. और हम उसको एंड में रिप्रेजेंट करते थे, इंटरसेक्शन को एंड में और यूनियन को और में रिप्रेजेंट करते थे. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 विल बिकम 0. देयरफॉर उसको अगर नोटेशंस में लिखेंगे तो P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इक्वल टू 0, ठीक है. अगर हम यूनियन की बात करें तो P E1 और E2 वो कितना हो जाएगा, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2, क्योंकि हमारा फॉर्मूला था, हमारा कौन सा, ये वाला फॉर्मूला था. ये पहले देख लेते हैं कि E1 यूनियन E2 करेंगे तो उसका रिजल्ट क्या निकलेगा, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2. तो ये क्यों हो रहा है, क्योंकि यहाँ पे देखेंगे कि फॉर एनी टू इवेंट्स E1 एंड E2, क्योंकि यहाँ पे तो इंटरसेक्शन और इसका E1 यूनियन इंटरसेक्शन E2 हमारा 5 हो रहा है. म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, मीन्स ये हमारा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट का कॉन्सेप्ट है कि अगर दो इवेंट का इंटरसेक्शन 5 हो रहा है तो उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलेंगे. तो अगर हमारा इंटरसेक्शन 5 हो रहा है तो यहाँ पे इंटरसेक्शन वाला टर्म आएगा ही नहीं. हमारा यूनियन का फॉर्मूला क्या था, P ऑफ E1 प्लस P ऑफ E2 माइनस P ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2. सिंस E1 इंटरसेक्शन E2 इज 5, दैट मीन्स प्रोबेबिलिटी इज 0, तो वाला टर्म 0 हो गया. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 will become P of E1 plus P of E2 when
इट इज दे आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। अगर नहीं होगा म्यूचुअली एक्सक्लूसिव तो यहाँ पे लिखा है फॉर एनी टू इवेंट्स, अगर कोई भी दो इवेंट गिवन है E1 एंड E2, सो उसका जो यूनियन होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, जो सेट में हमने पढ़ा था एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, वही कॉन्सेप्ट है। प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटर यूनियन E2 इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2। तो ये हो गया कॉन्सेप्ट तुम लोग का दो इवेंट्स का। अभी आते हैं अगर तीन इवेंट होगा कि फॉर एनी थ्री इवेंट्स E1 E2 एंड E3, तो अगर तीनों का यूनियन करेंगे प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2 यूनियन E3, सो जैसे सेट में था तीन सेट्स का, यहाँ पे भी सेम कॉन्सेप्ट है प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 इंटरसेक्शन E3 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E3 इंटरसेक्शन E1, प्लस करेंगे तीनों का इंटरसेक्शन, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 इंटरसेक्शन E3, sorry it is E3, huh? So this is all about your point number 4. Now coming back to the point number 5, that is for any event E, अगर कोई भी इवेंट E है तो उसका अगर कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, हम इवेंट में पढ़ते थे कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, तो उसका जो कॉम्प्लीमेंट्री होगा P ऑफ नॉट E भी हम उसको बोलते हैं, that will be given by 1 minus probability of E। अगर 6 नंबर में आएंगे, if 5 नंबर कंप्लीटेड, 6 नंबर में आते हैं if E1 and E2 are two mutually exclusive event, यहाँ पे फिर से बोलते हैं म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, that means that E1 intersection E2 is equal to 5, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 जो होता है वो कितना होगा, हमेशा 1 होगा। अगर हम प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 करेंगे और प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 करेंगे, वो हमेशा कितना देगा, हमको 1 ही देगा, ठीक है। और फॉर एनी टू इवेंट्स कंपैटिबल इवेंट्स में जिसका हमारा इंटरसेक्शन 5 नहीं होगा, उसके लिए क्या करेंगे, अगर हम सेट्स के फॉर्मेट में देखेंगे तो जैसे A माइनस बी करते थे, वो होता था A माइनस ए इंटरसेक्शन बी, वैसे ही अगर E1 इंटरसेक्शन E2 करेंगे, सपोज ये एक सेट है E1, ये एक सेट है E2, तो मिडिल वाला पार्ट जो हो गया वो हो गया E1 इंटरसेक्शन E2 हो गया। अगर वो E1 इंटरसेक्शन E2 हो गया तो हमको अगर ये वाला पार्ट को निकालना है, मतलब सपोज मैं ग्रीन वाला पार्ट कर दे रहा हूँ ये वाला, तो ये हो गया तुम लोग का क्या, E1 माइनस E2, और ये वाला पार्ट हो गया हमारा E2 माइनस E1। तो अगर मुझे E1 माइनस E2 निकालना है, मुझे एक्चुअली क्या करना है, E1 से E1 इंटरसेक्शन E2 को माइनस करना है। अगर हम वेन डायग्राम में देखें तो टोटल है E1, वहां से अगर ये वाला पार्ट को माइनस कर दे E1 इंटरसेक्शन E2, तो मुझे क्या मिल जाएगा, E1 माइनस E2। वैसे ही E2 से अगर E1 इंटरसेक्शन E2 को माइनस कर देगा, मुझे क्या मिलेगा, E2 माइनस E1। तो उसको प्रोबेबिलिटी फॉर्म में लिखेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2, that will be given by probability of E1 minus probability of E1 intersection E2, or probability of E2 minus E1 will be probability of E2 minus probability of middle वाला part, that is probability of E2 intersection E1, ठीक है। That is the concept. These are some properties of your probability of the events. Some important result जो कि axiomatic approach जो हम बोल रहे थे, मैं axiomatic approach, तो ये वही जो कॉन्सेप्ट में बोल रहा था, ये और एक वे होता है जिसमें कि हम एक प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट को डिफाइन करते हैं। ये अप्रोच में भी आप लोग उसको निकाल सकते हो। ये वाला मेथड 12th में बहुत मतलब हेल्प करता है आप लोग को प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करने में, तो थोड़ा सा समझ जाएंगे। बहुत ही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, ये नोटेशंस में लिखा है इसलिए थोड़ा सा कंफ्यूजिंग हो सकता है, लेकिन अगर समझ जाएंगे कॉन्सेप्ट को तो बहुत ही आसान है कि लेट एस बी ए सैंपल स्पेस, अगर एस एक सैंपल स्पेस हुआ एंड A1 से लेके एन तक मैंने ईच जो सैंपल पॉइंट्स को A1, A2, A3 और AN के में डिनोट किया है, ठीक है। इसमें कंफ्यूज मत होना, मैंने सैंपल पॉइंट्स जो होते हैं, क्योंकि सैंपल स्पेस का जो हर एक पॉइंट को हम सैंपल पॉइंट्स बोलते हैं, तो हर एक जो सैंपल पॉइंट्स है उसको मैंने A1, A2, A3, AN का नाम से डिनोट कर दिया, आर द सैंपल पॉइंट्स। सो S इक्वल टू सैंपल स्पेस कितना होगा फिर, A1, A2, A3 अप टू AN। तो ये तीन जो कंडीशन लिखा गया वही अप्रोच को वो रिलेट करता है। पहला क्या लिखा है कि 0 लेस देन इक्वल टू P ऑफ AI मींस आप A1 से लेके AN तक लिख सकते हो। I मतलब I फ्रॉम A1 टू N, मतलब तुम 1 भी पुट कर सकते हो, 2 भी पुट कर सकते हो, 3 भी पुट कर सकते हो, अप टू N तक पुट कर सकते हो। तो किसी का भी अगर प्रोबेबिलिटी निकालेंगे वो हमेशा 0 और 1 के अंदर ही लाई करेगा, ना ही वो 0 से लेस होगा, ना ही वो 1 से ग्रेटर होगा। सो P कैन नेवर बी नेगेटिव, प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होता। तो अगर जो निकलेगा, जो बच्चों हमारा सैंपल पॉइंट्स निकला, अगर ईच सैंपल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, मतलब सपोज यहाँ पे चार्ट है तो P ऑफ A1, P ऑफ A2, P ऑफ A3, P ऑफ A4, अगर जितना को भी करेंगे, अगर 3 होगा, 2 होगा, 5 होगा, 6 होगा, जितना भी होगा अकॉर्डिंग टू योर इवेंट, अगर हम इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे, एट द एंड विल गेट हाउ मच, 1। अब मैं एक एग्जांपल दूंगा अभी इसके बाद, ताकि ज्यादा क्लियर हो जाएंगे हम। तो पहला था 0 से 1 के अंदर लाई करेगा, सेकंड था क्या
उनका जो एडिशन होगा इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी वो 1 होगा। थर्ड वाला क्या है, लेट ए बी एनी इवेंट सच दैट ए इज सबसेट ऑफ एस, और तो जो कि हमने चार सैंपल पॉइंट्स है लाइक A1 A2 A3 A4, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो होगा वो कितना होगा हमेशा P ऑफ A1 प्लस P ऑफ A2 प्लस P ऑफ A3 प्लस P ऑफ A4। तो अगर हमको प्रोबेबिलिटी ऑफ ए निकालना है तो हमको क्या करना पड़ेगा, इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको ऐड कर दो, विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पर्टिकुलर इवेंट। ठीक है, तो ये एक अनदर अप्रोच है, अनदर वे है टू फाइंड आउट द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी पर्टिकुलर इवेंट। इसमें भी यूज कर सकते हैं, या तो नॉर्मल हम एक्चुअली नॉर्मल वाला कॉन्सेप्ट यूज करते हैं जो क्योंकि वो क्विकली निकल सकता है, डायरेक्टली हम उसका इवेंट का फेवरेबल आउटकम्स चेक करते हैं, टोटल आउटकम्स चेक करते हैं, उसको डिवाइड करते हैं, विल गेट द प्रोबेबिलिटी। बट ये वाला भी एक अप्रोच है जो कि आप लोग यूज करके एनी इवेंट का प्रोबेबिलिटी आराम से निकाल पाओगे। तो कैसे निकालेंगे, पहले इवेंट को लिखेंगे, पहले इवेंट से सैंपल स्पेस को लिखेंगे, सैंपल स्पेस का हर एक इंडिविजुअल का सैंपल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको ऐड कर दो, विल गेट द आंसर। ठीक है, एक इवेंट का। ठीक है, अभी एक छोटा सा एग्जांपल अगर लेंगे, मतलब सपोज कोई सा भी एक छोटा सा एग्जांपल आप लोग खुद से भी ले सकते हो। मैंने जैसे कि टॉसिंग अ कॉइन ट्वाइस लिया, एक कॉइन को मैंने 2 बार टॉस किया, तो सैंपल स्पेस कितना निकला, HH TT HT TH। ठीक है, तो अगर मैं इंडिविजुअल पॉइंट्स का, अगर पहला पॉइंट मेरा क्या था, इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, तो P ऑफ HH कितना होगा 1/4, TT 1/4, HT 1/4, TH 1/4, इतना निकला। अभी अगर मैं वो सब का प्रोबेबिलिटी को ऐड कर देता हूं, तो 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4 प्लस 1/4, सो विल गेट 4/4, दैट विल बिकम 1। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना निकला, 1 निकला। नाउ अगर एक इवेंट वो दिया है, ये तो सैंपल स्पेस हो गया जो कि मेरा पहला बिट था, मैंने प्रूव कर दिया ये बोला। ठीक है, और इसका एडिशन, ये तो हमको जनरल कॉन्सेप्ट है कि वो 0 के 1 के अंदर लाई करता है। तो यहाँ पे जब ये वाला देखो, अगर हम इसको चेक करेंगे तो 1/4 0 से 1 के अंदर, 1/4 0.25 जो था 0.25 0.25, दैट मींस 0 से 1 के अंदर लाई कर रहे हैं। पहला बिट वो प्रूव हो गया, मतलब हमने रिलेट कर दिया। सेकंड बिट में क्या था कि इंडिविजुअल सैंपल स्पेस का इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको ऐड करेंगे, लास्ट में हमको कितना मिलेगा, 1 मिलेगा। ये भी मिल गया, तो पहला बिट भी हो गया, सेकंड बिट भी हो गया। ठीक है, अभी थर्ड बिट में आते हैं। उसमें क्या था कि अगर एक इवेंट है, कोई भी इवेंट ले सकते हो आप लोग, जैसे कि मैंने यहाँ पे लिया गेटिंग एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट एटमोस्ट बहुत मायने रखता है प्रोबेबिलिटी के। एटलीस्ट मतलब मिनिमम, एटमोस्ट मतलब मैक्सिमम। तो एटलीस्ट मिनिमम हमारा 1 हेड होना चाहिए, मैक्सिमम 2 होगा तो भी चलेगा, लेकिन मिनिमम हमारा 1 हेड होना चाहिए। तो क्या क्या हो सकता है, इधर HH आ सकता है, या फिर TH आ सकता है, या फिर HT आ सकता है। ठीक है, तो HH TH और HT आ गया हमारा इवेंट। ठीक है, अभी वो इवेंट का जो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, नॉर्मली अगर चेक करेंगे तो 3/4 होगा, मतलब यहाँ पे नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3, सैंपल स्पेस 4, तो 3/4 डायरेक्टली हम प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला देके पुट कर सकते हैं। लेकिन ये भी एक अप्रोच है जो एक्जोमेट्रिक अप्रोच है, इसमें भी आप लोग क्या कर सकते हो, उसका निकाल सकते हो। कैसे निकालोगे, जो इवेंट होगा उसी का जितना सैंपल पॉइंट्स निकला उनका इंडिविजुअल का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे और उसको ऐड कर देंगे। Is that clear? तो P of A will be given by summation of I equal to 1 to 3 probability of AI, मतलब summation of AI, that means I equal to कहाँ से स्टार्ट करेंगे, 1 से लेके 3, मतलब P of A1 प्लस P of A2 प्लस P of A3, इंडिविजुअल सैंपल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी, क्योंकि 3 ही यहाँ पे सैंपल पॉइंट है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A2 प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ A3, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ A1 मींस P of HH, P of TH, P of HT। तो HH का प्रोबेबिलिटी कितना होगा, 1/4 हमने निकाला है, TH का प्रोबेबिलिटी 1/4, HT का प्रोबेबिलिटी 1/4, तीनों को ऐड करो, विल गेट 3/4। तो नॉर्मल प्रोसेस में भी करेंगे फॉर्मूला में, तो 3/4 निकला हमारा। ये हमारा एक्जोमेट्रिक अप्रोच हो गया। ठीक है, इसमें भी करेंगे तो हमारा प्रोबेबिलिटी का पर्टिकुलर इवेंट विल बी गिवन बाय 3/4। तो पहला था हमारा 0 से 1 के अंदर लाई करता है, नेवर नेगेटिव कभी भी नहीं होगा कि 1 से बड़ा नहीं होगा। सेकंड वाला था अगर हम उसका सैंपल स्पेस का हर एक सैंपल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको ऐड करेंगे, विल गेट 1। और थर्ड में क्या था, कोई भी एक इवेंट देगा उसका जब हम प्रोबेबिलिटी निकाल रहे हैं तो नॉर्मल तो हम फॉर्मूला में निकाल सकते हैं, या फिर अगर हम एक्जोमेट्रिक अप्रोच यूज कर रहे हैं तो क्या करेंगे, जितना इवेंट्स का जितना सैंपल पॉइंट्स होगा उनका इंडिविजुअल पॉइंट्स का प्रोबेबिलिटी निकाल के उसको ऐड कर दो, आफ्टर दैट विल गेट द आंसर, दैट इज 3/4। इज दैट क्लियर? तो दिस इज द बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ एक्जोमेट्रिक अप्रोच, जो कि हम स्टैंडर्ड 12 में बहुत हेल्प करेगा आप लोग को समझने में। तो ये वाला को थोड़ा सा ब्रेन में घुसा दो, क्योंकि इसका और कुछ एप्लीकेशन नहीं है, और ज्यादा जो क्वेश्चंस है बुक में उसको आप लोग ट्राई करना, एग्जांपल्स कुछ है, एक्सरसाइज कुछ है, जो कि पूरा नॉर्मल सा क्वेश्चन है, उसको ट्राई करके उसको सॉल्व कर देना है। ठीक है, अभी हमारा जो पूरा मतलब टॉपिक है हमारा, जो है हमारा हम जिसके लिए पढ़ रहे हैं चैप्टर, वो है प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, जो हमने स्टैंडर्ड 10 में ऑलरेडी पढ़ चुका है। बस थोड़ा सा रिवाइज करना है
उसको इन रैंडम एक्सपेरिमेंट लेट एस बी द सैंपल स्पेस। अगर एक रैंडम एक्सपेरिमेंट है और एस एक सैंपल स्पेस है एंड ई एक इवेंट है, ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ई विल बी गिवन बाय नंबर ऑफ फेवरेबल आउटकम्स डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ टोटल पॉसिबल आउटकम्स। फेवरेबल आउटकम्स करेंगे, निकालेंगे, टोटल आउटकम्स निकालेंगे, डिवाइड कर देंगे। तो उस फेवरेबल आउटकम्स के लिए हम क्या निकालेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द इवेंट ई, मतलब इवेंट में जितना नंबर ऑफ एलिमेंट होगा डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ एलिमेंट इन सैंपल स्पेस एस। तो इवेंट तो निकालेंगे, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट को काउंट करना है, नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ सैंपल स्पेस काउंट करना है, बस डिवाइड कर देना है, विल गेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट पर्टिकुलर इवेंट। क्लियर। अब एक छोटा सा एग्जांपल अगर आते हैं, छोटा छोटा एग्जांपल ही लेंगे, ठीक है। पहले बोला है कि ए कॉइन इज टॉस्ड वंस, एक कॉइन को मैंने कितना बार टॉस किया बच्चों, एक बार टॉस किया। तो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ए हेड। तो सैंपल स्पेस कितना हुआ, एच एन टी हुआ। तो यहाँ पे एच एन टी तो हो गया, अभी हमको एन ऑफ एस निकालना है और एन ऑफ ई निकालना है। तो एन ऑफ एस हो गया 2, मतलब कितना एलिमेंट है, 1 2, तो नंबर ऑफ एलिमेंट इज 2। ई हमारा क्या था, इवेंट क्या था, गेटिंग हेड, तो मतलब खाली एक ही एच आएगा। तो एन ऑफ ई कितना हुआ, 1 हुआ, ठीक है, मतलब एक ही एलिमेंट हुआ। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग हेड इक्वल टू एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस इक्वल टू 1/2 एंड दैट विल बी द आंसर। Is that clear? सेकंड एग्जांपल में आता है, 2 coins are tossed once, 2 कॉइन को हमने एक बार टॉस किया, मतलब सैंपल स्पेस 4 हो गया ऑब्वियसली। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग 2 heads, गेटिंग एटलीस्ट 1 head, गेटिंग नो हेड, गेटिंग 1 head एंड 1 tail। तो बस कॉन्सेप्ट को समझना है बच्चों कि क्या एक्चुअली हमको निकालने बोला है, क्या गिवन है और क्या निकालने बोला है। पहले बोला है 2 coins are tossed, तो सैंपल स्पेस निकाल लो पहले, एच एच टी टी एच टी टी एस। तो एन ऑफ एस कितना हो गया, 4 हो गया ऑब्वियसली। हमको एलिमेंट को ज्यादा एम्फोसाइज देना है, सैंपल स्पेस तो हमने सीख लिया, इवेंट भी हमने सीख लिया, अभी बस नंबर ऑफ एलिमेंट्स को हमको ज्यादा ध्यान देना है। हमको इवेंट का नंबर कार्डिनलिटी निकालना है, मींस एन ऑफ ई निकालना है, और सैंपल स्पेस का कार्डिनलिटी दैट इज एन ऑफ एस निकालना है। तो अगर एक पहला वाला इवेंट हमने लिया गेटिंग 2 हेड, गेटिंग 2 हेड मींस एच एच एक ही पॉसिबिलिटी है, तो एन ऑफ ई 1 कितना होगा, 1। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, 1/4, फिनिश्ड। E2 बोला है एटलीस्ट 1 हेड, एटलीस्ट मतलब मिनिमम 1 हेड होना चाहिए, तो एच एच भी आएगा, एच टी भी आएगा, टी एच भी आएगा। तो एन ऑफ E2 कितना हुआ, 3, ठीक है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 कितना हुआ, 3/4, खत्म। और 3/4 तो बिट 4 आप लोग के लिए, गेटिंग नो हेड और गेटिंग 1 हेड एंड 1 टेल, ये आप लोग कर सकते हो, नॉर्मल प्रोबेबिलिटी है। जैसे लिखते हैं इवेंट लिखो, उसका नंबर ऑफ एलिमेंट निकालो, एस तो यहाँ पे एन ऑफ एस निकल गया, बस डिवाइड कर दो, विल गेट द आंसर, ठीक है। नॉर्मल क्वेश्चन है, बाकी बहुत सारा क्वेश्चंस एग्जांपल्स में भी है एनसीईआरटी का, उसको देख लेना एक बार, हो जाएगा, ठीक है। अभी आते हैं बच्चों प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। इक्वली लाइकली आउटकम्स मैंने इवेंट्स में भी बोला था, इक्वली लाइकली इवेंट्स, ठीक है। हर एक सैंपल पॉइंट्स का जो प्रोबेबिलिटी होता है वो हर जगह में सेम होता है, तो उसी को नोटेशंस में अगर हम लिखेंगे, लेट ए सैंपल स्पेस ऑफ एस सैंपल स्पेस ऑफ एन एक्सपेरिमेंट विल बी गिवन बाय a1 a2 a3 अप टू n, मतलब दीज आर द सैंपल पॉइंट्स, लेट ऑल द आउटकम्स आर इक्वली लाइकली अकर, दैट इज सबका जो आउटकम्स निकलेगा, सपोज वो p निकला, मतलब सबका सेम ही निकलेगा, क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट्स किसे बोलते हैं, जिसका हर एक सैंपल पॉइंट्स का जो हम प्रोबेबिलिटी जब निकालते हैं हमेशा वो सेम ही निकलता है। लाइक अनबायस्ड कॉइन ले लो, अनबायस्ड डाई ले लो, जिसमें कि हमेशा आप लोग का अगर कॉइन को टॉस किया तो हेड एंड टेल आएगा, हेड का भी 1/2, टेल का भी 1/2, जो इवेंट में मैंने बोला था। डाई का भी वैसे 1 2 3 4 5 6 आएगा, तो हर एक का प्रोबेबिलिटी 1/6 ही होता है। तो वो वैसा टाइप का इवेंट्स को हम बोलते थे इक्वली लाइकली इवेंट्स, और उसी का प्रोबेबिलिटी जब हम निकालेंगे इट विल बी कॉल्ड एज प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स, ठीक है। तो सपोज मैं कुछ सैंपल पॉइंट्स लिया और उनका प्रोबेबिलिटी लेट वो p हुआ सब जगह, क्योंकि सेम ही होना है। तो जब हम उसको ऐड करेंगे तो समेशन ऑफ i इक्वल टू 1 to n PAI मींस PA1 PA2 अप टू PAN, तो सबका क्या है p अप टू हाउ मेनी टाइम्स विल ऐड, n टाइम्स, तो p अप टू n टाइम्स विल गेट हाउ मच, np। तो ये क्या होता है, हमको पता है कि एक्जोमेट्रिक अप्रोच से मुझे पता था कि इसका टोटल अगर हम इंडिविजुअल सैंपल स्पेस का एडिशन करेंगे, इंडिविजुअल सैंपल स्पेस का प्रोबेबिलिटी निकालेंगे, उसको ऐड कर देंगे, विल गेट 1। तो इसके जगह में 1 पुट कर दो, वी हैव दिस इज 1, तो दिस इज 1 मींस 1 इक्वल टू np, तो np इक्वल टू 1 हो गया, तो p विल बी हाउ मच, 1/n। तो इक्वली लाइकली इवेंट्स का जब हम प्रोबेबिलिटी निकालते हैं और उसका जो निकलेगा उसका एक शॉर्टकट फॉर्मूला हम अप्लाई कर सकते हैं शॉर्ट क्वेश्चंस के लिए, दैट इज 1/n, 1/n, n इज द जितना हमारा क्या होगा सैंपल पॉइंट्स रहेगा, 1 डिवाइडेड बाय दैट 1, ठीक है। एक छोटा सा अगर एग्जांपल लेके हम रिलेट करना चाहें, तो एक डाइज रोल्ड, तो उसका सैंपल स्पेस कितना हो गया बच्चों, 1 2 3 4 5 6, तो एन ऑफ एस कितना हो गया फिर 6 हो गया, ठीक है। तो हम डायरेक्टली बोल सकते हैं इसका प्रोबेबिलिटी जो होगा इंडिविजुअल सैंपल स्पेस का, अगर हम फॉर्मूला देके यूज करेंगे तो 1/6 ही होगा, 1/n, n हो 6 मतलब 1/6 होगा,
फिर भी चेक कर लेते हैं। तो अगर मैं सबका निकालू गेटिंग 1 तो 1/6 होगा, 2 1/6 क्योंकि इक्वली लाइकली इवेंट है, 1/6 1/6 1/6 1/6 ऐसे निकाल सकते हैं, या फिर n इक्वल टू 6 डायरेक्टली फॉर्मूला भी यूज करके हम निकाल सकते हैं 1/n दैट इज 1/6 क्योंकि 6 आउटकम्स आर देयर। इज दैट क्लियर? तो दिस इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी ऑफ इक्वली लाइकली आउटकम्स। अभी बच्चों आते हैं कॉन्सेप्ट में जो कि बहुत यूज करने वाले हैं हम, जो कि हमने सेट में ऑलरेडी पढ़ चुका है, इवेंट में भी एक बार मैंने बता दिया था, बस उसको थोड़ा सा रिवाइज करना है। प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए और बी, ए और बी मींस ए यूनियन बी ऑब्वियसली, तो A यूनियन B विल बी P ऑफ A प्लस P ऑफ B माइनस P ऑफ A इंटरसेक्शन B, ये तो पता है। सेट में भी हमने N के रूप में पढ़ रहे थे, इसमें P के रूप में पढ़ेंगे। A एंड B मींस A इंटरसेक्शन B, तो A इंटरसेक्शन B आइदर यहाँ से निकालेंगे, मतलब ये वाला फॉर्मूला को रिलेट करके निकालेंगे, मतलब A इंटरसेक्शन B इक्वल टू इसको इधर कर देंगे, या फिर A इंटरसेक्शन B के लिए क्या करेंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन A इंटरसेक्शन B बाय N ऑफ S, तो ये भी हम यूज कर सकते हैं। जबकि एन ऑफ एक ए इंटरसेक्शन बी गिवन होगा, पहले उसका नंबर निकाल लो, डिवाइड कर दो सिंपल स्पेस का नंबर से, विल गेट द प्रोबेबिलिटी उसका निकाल सकते हैं। अगर 3 इवेंट होगा वही सेम कॉन्सेप्ट, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी विल बी एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, मतलब उसका नंबर ऑफ एलिमेंट डिवाइडेड बाय सिंपल स्पेस, ठीक है। और ए इंटरसेक्शन बी इक्वल 5 हुआ तो उसका प्रोबेबिलिटी ऑब्वियसली कितना होगा, 0 होगा। अगर ए इंटरसेक्शन बी 5 हुआ मतलब म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट है, तो उसका प्रोबेबिलिटी 0 है। तब हमारा यूनियन क्या हो जाएगा, वहां से ये वाला हट जाएगा, जो यहाँ पे जैसे माइनस कर रहे थे वो तो 0 हो जाएगा ना, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ बी, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी इक्वल टू प्रोबेबिलिटी ऑफ ए प्रोबेबिलिटी ऑफ बी व्हेन द इवेंट्स आर म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। छोटा सा बात है। फिर प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट ए बट नॉट बी अगर करेंगे, ए में है बी में नहीं है मींस ए माइनस बी, तो सेट में जैसे करते थे ए बी, तो ए है में है बी में नहीं है, मतलब ए माइनस बी में है, तो ए माइनस बी को रिप्रेजेंट करने के लिए हम कैसे कर सकते हैं, ए से हम ये वाला पार्ट को क्या बोलते हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए से हम ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करेंगे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी हो गया। वैसे ही बी में है बट नॉट ए, बी बट नॉट ए मींस बी में है बट कहाँ पे नहीं है, ए इंटरसेक्शन बी में नहीं है, तो b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ b इंटरसेक्शन है, या फिर a इंटरसेक्शन b। प्रोबेबिलिटी जैसे हम n के रूप में लिखते थे, यहाँ पे प्रोबेबिलिटी बस p के रूप में लिखेंगे। नॉट a कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट, प्रोबेबिलिटी ऑफ a डैश और a बार विल बी गिवन बाय 1 माइनस p ऑफ a, मतलब जिसका जो इवेंट का प्रोबेबिलिटी हम निकाल रहे हैं उसका कॉम्प्लीमेंट अगर निकाल रहे 1 से उसको माइनस कर दो। नेक्स्ट निकाल के प्रोबेबिलिटी ऑफ द इवेंट नाइदर a नॉर b, नाइदर a नॉर b मींस नॉट ना ही a में है ना ही b में है, तो नॉट a and not b, तो not a and not b means not a means a dash, not b means b dash, तो a dash intersection b dash ना ही a में है ना ही b में है, तो a dash intersection b dash, ठीक है। तो a dash intersection b dash according to set theory डी मॉर्गन्स लॉ क्या होता है, a dash intersection b dash will be a union b का होल डैश, उल्टा हो जाता है। अगर हम a डैश यूनियन b डैश करेंगे तो a इंटरसेक्शन b का होल डैश होगा, अगर a डैश इंटरसेक्शन b डैश करेंगे तो a यूनियन b का होल डैश, जो कि हमने डी मॉर्गन्स लॉ में पढ़ा था। तो इसके जगह में रिप्लेस कर दो प्रोबेबिलिटी ऑफ a यूनियन b का होल डैश, तो a यूनियन b का होल डैश को हम कैसे लिख सकते हैं, अगर a डैश को हम लिख सकते हैं 1 माइनस उसका एक कोई भी इवेंट का अगर जब हम कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे 1 से माइनस करते हैं, यहाँ पे हम किसका कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट निकाल रहे हैं, मतलब 1 से ए यूनियन बी को माइनस कर देंगे, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी माइनस कर देंगे, सो इट विल बी गिवन बाय 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए यूनियन बी, ठीक है। तो दीज आर द कॉन्सेप्ट्स जिसको यूज करके हम अभी कुछ प्रॉब्लम्स करने वाले हैं। छोटा सा एग्जांपल करना है फिर एक्सरसाइज में सीधा जाएंगे। अगर E1 E2 आर टू इवेंट्स, E1 E2 आर टू इवेंट्स सच दैट वो कुछ गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E2 गिवन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 एंड E2 गिवन है, एंड मींस इंटरसेक्शन। तो हमको निकालना क्या है, पहले में E1 और E2 निकालना है, दूसरा में E1 बट नॉट E2 निकालना है। E1 और E2 मींस हमको क्या निकालना है, E1 यूनियन E2, और मींस दिस वन E1 बट नॉट E2, मतलब E1 माइनस E2 निकालना है। 12th में भी बहुत हेल्प करेगा ये सब, ठीक है। E2 निकालना है बट E1 नहीं निकालना है, मतलब E2 माइनस E1 निकालना है। एंड दिस वन नाइदर E1 नॉर E2 मींस E1 का डैश इंटरसेक्शन E2 का डैश, जो हमने लास्ट में पढ़ा, ठीक है। तो ये तो निकालना है, डायरेक्टली फॉर्मूला यूज करके कर सकता हूँ। गिवन लिख लेंगे E1 और E2, प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 यूनियन E2, फॉर्मूला पुट करेंगे E1 प्लस E2 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस E2 निकाल लेंगे। E1 बट नॉट E2, E1 माइनस E2, तो E1 है E2 में नहीं है, मतलब उसके इंटरसेक्शन में नहीं होना चाहिए। तो जो सेट मैंने जब भी कंफ्यूजन होगा एक वेन डायग्राम बना लेना, ये है E1 ये है E2, तो ये वाला पार्ट को करना है, मतलब E1 माइनस ये वाला मिडिल वाला पार्ट जो कि है E1 इंटरसेक्शन E2, तो E1 से E1 इंटरसेक्शन E2 को माइनस करते हैं, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ E1 इंटरसेक्शन E2 माइनस करते हैं, वैल्यू पुट करते निकल जाएगा E2 माइनस E1, तो वही E2 से E1 इंटरसेक्शन E2 को माइनस करेंगे। नाइदर E1 नॉर E2, मतलब नॉट E1 नॉट E2, तो नॉट E1 मींस E कॉम्प्लीमेंट,
नॉट E2 मीन्स E2 का कॉम्प्लीमेंट, तो E1 कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन E2 कॉम्प्लीमेंट। तो इंडिविजुअल का कॉम्प्लीमेंट का इंटरसेक्शन क्या होगा, उसका यूनियन का टोटल इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट से कैसा इक्वल होगा अकॉर्डिंग टू डी मॉर्गन्स लॉ। E1 डैश इंटरसेक्शन E2 डैश विल बी E1 यूनियन E2 का होल डैश। फिर कोई भी इवेंट का जब हम कॉम्प्लीमेंट निकालते हैं उसको 1 से माइनस करते हैं, तो 1 से E1 यूनियन E2 को माइनस करते हैं, तो 1 माइनस 0.7 विल गेट 0.7, 0.7 विल गेट 0.3। सो बाय यूजिंग द एप्लीकेशन यू कैन इजीली सॉल्व दिस क्वेश्चंस। बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन था बच्चों। अभी आते हैं 16.3 का कॉन्सेप्ट में। 16.3 का कॉन्सेप्ट जो है, पहला नंबर जो है वो ज्योमेट्रिक अप्रोच के ऊपर में है, टेबल दिया होगा उसको निकालने हैं, जो तुम लोग के इस बार का नहीं है इसलिए मैंने नहीं किया, तुम लोग अगर चाहो तो उसको सॉल्व कर सकते हो चैप्टर नंबर 1 को। नंबर 2 में आता है कॉइन इज टॉस ट्वाइस, 2 बार टॉस किया गया, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट एटलीस्ट वन टेल अकर। एटलीस्ट मीन्स मिनिमम एक टेल होना चाहिए, मिनिमम, मैक्सिमम कुछ भी हो सकता है। तो गिवन सैंपल स्पेस पर लिख लें, 2 बार टॉस किया गया मतलब 4 हो गया, एन ऑफ एस इक्वल टू 4 हो गया। गेटिंग एटलीस्ट वन टेल मतलब उसका पॉसिबिलिटी क्या क्या है, आइदर एच टी या फिर टी एस या फिर टी टी, मतलब एन ऑफ ई कितना हुआ 3। हमको नंबर में फोकस करना है, तो एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी गिवन है एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस, दैट विल बिकम 3/4, खत्म। 3 नंबर पूरा सेम क्वेश्चन है इसलिए होमवर्क दे दिया। फिर कार्ड प्रॉब्लम में आते हैं। कार्ड प्रॉब्लम जो कि वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग एंड इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट होता है प्रोबेबिलिटी में, स्टैंडर्ड 10 से ही कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैं ये एक छोटा सा विजुअलाइजेशन टेबल आप लोगों के लिए बना लिया हूँ, ताकि इसको अगर आप लोग रिमेंबर करोगे, मतलब विजुअलाइज कर लोगे, तो बाकी ये कार्ड प्रॉब्लम का कुछ भी कहीं से उठा के दे देगा तो आराम से आप लोग कर सकते हो, ठीक है। तो टोटल 52 कार्ड्स होते हैं जैसे कि आपको पता है। 4 सूट्स होते हैं, स्पेड, क्लब, हार्ट, डायमंड, इसलिए मैंने इसको ब्लैक और इसको रेड में किया है। स्पेड का और क्लब का ब्लैक होता है, हार्ट एंड डायमंड का रेड होता है, ठीक है। तो क्या क्या कार्ड रहते हैं, पहला जो 1 नंबर कार्ड तो नहीं रहता, उसको एस कार्ड बोलते हैं, एस 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 एस, ठीक है। फिर 2 से लेकर 10 तक नंबर कार्ड होते हैं, 2 3 4 5 6 7 8 9 10, सब में 2 से लेकर 10 तक होता है। फिर 11 12 13 नहीं होता, वहां पे जैक, क्वीन, किंग होता है, जे क्यू के, ठीक है। तो अगर हम उसको कैटेगराइज करें तो एस कितना हुआ, 4 ठो। अगर हम नंबर्ड कार्ड पूछेंगे तो 36, क्योंकि यहाँ पे 9 9 4 जा 36, और ईच सूट में फेस कार्ड 3 ठो है, तो 3 4 जा 12, तो टोटल 12 मींस 4 प्लस 36 40 प्लस 12 52 कार्ड्स आर देयर। और ईच सूट्स में कितना रहता है, 13 13 13 13, तो 13 4 जा भी 54 52 हो रहे हैं। और अगर हम ब्लैक का देखें तो 13 2 जा 26, रेड का देखें तो 13 2 जा 26। तो ये वाला बहुत हेल्प करेगा आप लोग को विजुअलाइज करने के लिए कोई भी कार्ड प्रॉब्लम रिलेटेड। देखो अभी अगर इसको विजुअलाइज कर पाओगे तो जितना भी क्वेश्चन इसके रिलेटेड देगा आराम से उसको सॉल्व कर पाओगे। वो बोला है क्या, एक कार्ड इज सिलेक्टेड फ्रॉम पैक ऑफ 52 कार्ड्स, बिटवीन बोला हाउ मेनी पॉइंट्स आर देयर इन द सैंपल स्पेस। सैंपल स्पेस में कितना पॉइंट है बोला है, मींस एन ऑफ एस पूछा है। कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी ऑफ द कार्ड ऑफ द एस ऑफ स्पेड, स्पेड एस ऑफ स्पेड मतलब स्पेड का एस का प्रोबेबिलिटी कितना है। 3 में कैलकुलेट द प्रोबेबिलिटी दैट कार्ड इज एन एस, मतलब 3 का बिट 1 में बोला है एक कार्ड एक एस होना चाहिए और बिट 2 में बोला है ब्लैक कार्ड होना चाहिए। तो बहुत सिंपल है, पहले एन ऑफ एस निकाल लेते हैं, जो कि नंबर ऑफ सैंपल स्पेस विल बी 52, क्योंकि टोटल 52 कार्ड्स है। ये तो हो गया। बिट में पूछा गेटिंग एन एस ऑफ स्पेड, एस ऑफ स्पेड मतलब स्पेड का एस, तो वो तो एक ही होगा पॉसिबिलिटी, तो एन ऑफ ई वन इक्वल टू 1 होगा। तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना होगा फिर 1/52, क्योंकि ई वन बाई टोटल सैंपल स्पेस 52 था। थर्ड बिट में पूछा था गेटिंग एन एस, एस कितना होता, 4 होता, तो 4/52। सो एन ऑफ ई टू निकला 4, और इसको अगर डिवाइड करेंगे तो विल गेट 1/13, मींस 4/52 विल गेट 1/13। E3 में बोला था ब्लैक कार्ड, ब्लैक कार्ड कितना है 13 13 26, तो 26/52 और विल गेट 1/2, ठीक है। दैट विल बी द आंसर। डन, वेरी नाइस क्वेश्चन। यहाँ पे थोड़ा आंसर लिख देते हैं, ठीक है। अभी बच्चों 5 नंबर में आते हैं। ए फेयर कॉइन इज 1 मार्क्ड ऑन वन फेस एंड 6 ऑन द अदर फेस। एक फेयर कॉइन है, फेयर मींस अनबायस्ड कॉइन है, जो कि अनबायस्ड बायस्ड के बारे में मैंने बोला था प्रीवियस क्लास में। अनबायस्ड मींस जिसमें कि नॉर्मल फेयर कॉइन ही रहता है, बायस्ड मीन हम अपने अनुसार उसको चेंज कर सकते हैं। तो बायस्ड अगर बोला होता तो वो लिख देता। तो ये फेयर कॉइन वाला है जिसमें कि दो जो साइड है उसमें एक में 1 लिखा गया, वहां पे 6 लिखा गया है, ठीक है। ऑन द अदर डाई एंड बोथ आर tossed, find the probability that the sum of the number turn of is 3 12। तो फेयरकॉइन को हमने रोल किया और टॉस किया, तो एक में 1 मार्क किया गया है, 1 मार्क्ड, एंड एक में 6 ऑन द
अदर फेसेस एंड रोलिंग ए डाई। फिर वो करने के बाद हमको रोल डाई को भी एक रोल किया। तो पहले जो हम हेड टेल में करते थे तो हेड के साथ पूरा 6 फिर टेल के साथ 6 लेकिन यहाँ पे हेड टेल कुछ भी नहीं है, पहले में 1 है नेक्स्ट में 6 है, तो 1 के साथ डाई का 6 मीन्स 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6, फिर 6 के साथ डाई का 6 मतलब 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 6 6। तो टोटल हो गया आप लोगों का एन ऑफ एस अगर हम निकालेंगे तो 12 निकलेगा, नंबर ऑफ सैंपल पॉइंट्स और सैंपल स्पेस का कर्नैलिटी। अभी पहले में क्या बोले, गेटिंग ए सम ऑफ 3, मतलब ऐसा हम देखेंगे कि हमको 3 मिल रहा होगा, तो एक ही है जो कि 1 2 जिसमें कि सम 3 हो रहा है, तो एन ऑफ E1 कितना हुआ, फेबुलर आउटकम्स कितना हुआ 1, टोटल आउटकम्स है 12, तो 1/12 विल बी द आंसर। फिनिश्ड। E2 एक बोला है इवेंट, बिट 2 था ये ना, हाँ, जिसमें कि सम मुझे कितना चाहिए 32 चाहिए, नहीं 12 चाहिए। 12 कहाँ पे होगा, ऑब्वियसली एक ही जगह में होगा जो कि 6 6, तो इसका भी पॉसिबल फेबुलर आउटकम्स कितना हो गया 1, टोटल आउटकम्स कितना है 12, तो 1/12 विल द आंसर। खत्म। बस हम लोग को कॉन्सेप्ट समझना है, क्वेश्चन समझना है, उसको बस पुट करना है। 7 नंबर एक्सोमेट्रिक अप्रोच के ऊपर में है, आप लोग ट्राई करना उसको अगर होगा तो, ठीक है। अगर चाहते हो एक्सोमेट्रिक तो कर सकते हो, नहीं करोगे तो भी चलेगा, लेकिन कर लेना क्योंकि 12th में इसका रिलेशन है। 8 नंबर होमवर्क सिंपल क्वेश्चन है। 9 नंबर में अगर हम देखेंगे, इफ 2/11 इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, एक इवेंट का अगर प्रोबेबिलिटी गिवन है 2/11, तो उसका नॉट ए मींस उसका कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट का प्रोबेबिलिटी कितना होगा। तो कॉम्प्लीमेंट्री इवेंट को निकालने के लिए हम 1 से माइनस करते हैं, तो अगर P of A equal to 2/11 हुआ, तो probability of not A will be given by 1 minus probability of A, that will be given by 1 minus 2/11, that will be 9/11 I think, हाँ 9/11 will be the answer, ठीक है। 10 नंबर क्वेश्चन में आता है, a letter is chosen at random from the word assassination, ठीक है, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट लेटर इज अ वेवल और अ कॉन्सोनेंट। तो एक assassination एक वर्ड दिया है जिसमें से हमको वेवल और कॉन्सोनेंट का प्रोबेबिलिटी निकालना है। तो पहले तो नंबर ऑफ सैंपल स्पेस निकाल लो, कितना हो रहा है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13, तो एन ऑफ एस इक्वल टू 13 हो गया। अभी नंबर ऑफ वेवल्स चेक करेंगे तो कितना हो रहा है, देखो 1 2 3 4 5 6, तो 6 हो रहा है नंबर ऑफ वेवल्स, तो प्रोबेबिलिटी कितना हो गया, मतलब एन ऑफ ई हो गया 6, तो एन ऑफ ई बाई एन ऑफ एस मीन 6/13। मैंने और यहाँ पे एन नहीं लिखा, लिख लेते हैं एन ऑफ ई। अगर हो गया, ये हो गया 6, ठीक है। और यहाँ पे अगर आप एफ इवेंट लेंगे तो एन ऑफ एफ हो गया आपका 7, कॉन्सोनेंट हो गया 7, मतलब 6 हो गया, मतलब कॉन्सोनेंट कितना बचा 7, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 7/13, दैट विल बी द आंसर। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, बस इसका नोटेशंस देके आप लोग को लिखना है। 10 नंबर कंप्लीट है। कमिंग बैक टू द क्वेश्चन नंबर 11, इन ए लॉटरी, ये वाला थोड़ा क्वेश्चन अच्छा है, देखो। इन ए लॉटरी ए पर्सन चूजन 6 डिफरेंट नेचुरल नंबर्स एट रैंडम फ्रॉम 1 to 20 एंड इफ these 6 numbers match with the same 6 number already fixed by the lottery committee, he wins the prize। मतलब 1 से 20 नंबर तक डिजिट दिया गया है और उसको 6 डिजिट वाला एक कोड को चूज करना है। अगर वो 6 डिजिट वाला कोड वो जो सिलेक्ट कर रहा है वो कमेटी के द्वारा सिलेक्ट किया गया नंबर से सेम हो जाएगा, मतलब लॉटरी में क्या होता है कि उन लोग का एक नंबर होता है, अगर तुम लोग वही नंबर को सिलेक्ट कर लेते हो तो तुम्हारा लॉटरी मतलब तुम जीत जाओगे। तो नंबर डिजिट लेकिन है 1 से 20, मतलब नंबर है 1 से 20, हमको 6 डिफरेंट डिजिट को चूज करना है। ऑर्डर कुछ भी हो सकता है, लेकिन वो सेम 6 डिजिट सेम हमारा क्या होना चाहिए, नंबर 6 डिजिट होना चाहिए जो कि फिक्स किया गया है कॉमेडी की तरफ से, मतलब जो 6 डिजिट नंबर कॉमेडी ने चूज किया, अगर हम वही सेम 6 डिजिट नंबर हम सिलेक्ट कर दे रहे हैं तो मैं वो जो आदमी था वो लॉटरी को विन कर लेगा, प्राइज को विन कर लेगा। तो कितना इसका पॉसिबिलिटीज है, तो अगर हम टोटल नंबर ऑफ वेज देखेंगे, ए पर्सन सिलेक्ट 6 डिफरेंट नंबर्स फ्रॉम 1 to 20, तो अगर 1 to 20 को 6 मतलब बहुत सारा हो सकता है, अगर हम नॉर्मली ऐसे निकालेंगे तो बहुत सारे निकल सकते हैं, तो उसको हमने जैसे कॉम्बिनेशन पढ़ लिया, तो 20 डिजिट से हमको 6 डिजिट वाला नंबर्स बनाना है, तो 26 से हम उसको अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि नॉर्मली इसको काउंट करना बहुत मुश्किल हो जाएगा इतना बड़ा नंबर को। तो हम 20 डिफरेंट डिजिट्स था, हमको वहां से 6 वाला नंबर्स चूज करना है और बनाना है। तो कितना टोटल बना सकते हैं, तो 20C6, तो 20 फैक्टोरियल कॉम्बिनेशन कॉन्सेप्ट हमने कॉम्बिनेशन में पढ़ा है, सिलेक्ट करना वाला कॉन्सेप्ट, 20 फैक्टोरियल बाय 6 फैक्टोरियल इंटू 20 minus 6 फैक्टोरियल, दैट विल बी गिवन बाय 20 फैक्टोरियल। इसको सॉल्व करेंगे, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 38760, विच मतलब इतना वे है 6 डिजिट नंबर बनाने का, लेकिन वहां से एक ही बनाना पड़ेगा जो कि बनाया गया होगा लॉटरी वालों के तरफ से, क्योंकि वो तो एक ही डिजिट दिया होगा ना, मतलब एक ही उनका नंबर होगा 6 डिजिट वाला नंबर, जिसको कि आप लोग अगर वो आदमी सिलेक्ट कर दे रहा है
तो ही वो जीतेगा। तो टोटल कितना वेज हो सकता है बनाने का 6 डिजिट, 38760 वेज हो सकता है। तो टोटल नंबर वे दैट इज एन ऑफ पैसे विल बी 38760, लेकिन एक ही वे है हमको प्राइज जीतने का। और तो फेवरेबल आउटकम्स कितना हो गया फिर 1 चूजन बाय द कमिटी, जो कमिटी ने चूज किया होगा। तो एन ऑफ ई हो गया 1। तो फेवरेबल आउटकम्स हो गया 1, टोटल आउटकम्स है 38760। सो द प्रोबेबिलिटी ऑफ विनिंग द प्राइज विल बी, अगर हम विन कब करेंगे जबकि हमको पर्टिकुलरली वही नंबर सिलेक्ट कर पाएंगे, तो वो नंबर सिलेक्शन का एक ही फेवरेबल आउटकम्स है जो कि 1 है, क्योंकि एक ही नंबर है जो कि सिलेक्ट करने से हमको प्राइज जीतेंगे। लेकिन टोटल कितना हुआ है 38760, तो 1/38760 विल बी द करेक्ट आंसर। Is that clear to everyone? Okay, very nice question। यहाँ पे थोड़ा सा कॉम्बिनेशन वाला यूज करना पड़ा क्योंकि इतना बड़ा नंबर्स को हम नॉर्मली कैलकुलेट नहीं कर सकते। ओके, सो कंफ्यूज नहीं होना है। 12 नंबर क्वेश्चन में आता है, चेक वेदर द प्रोबेबिलिटीज ऑफ पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर कंसिस्टेंटली डिफाइंड। कंसिस्टेंटली डिफाइंड का मतलब बच्चों क्या होता है, ये वाला छोटा सा कॉन्सेप्ट मैंने छोड़ दिया था कि कभी भी जो ए इंटरसेक्शन बी का जो प्रोबेबिलिटी होगा वो कभी भी ए और बी से बड़ा नहीं हो सकता, लेस देन और इक्वल टू हो सकता है लेकिन बड़ा नहीं हो सकता, ठीक है ना। तो अगर बड़ा हो जाएगा तो वो कंसिस्टेंटली नहीं कहलाएगा। तो यहाँ पे वो चेक करने वाला है। तो यहाँ पे प्रोबेबिलिटी ऑफ ए दिया है 0.5, प्रोबेबिलिटी ऑफ बी दिया है 0.7, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी दिया है 0.6, वो दे दिया है और चेक करने बोला है। तो अगर हम चेक करेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन भी मस्ट भी लेस देन, आइदर वो लेस देन होगा या फिर इक्वल होगा प्रोबेबिलिटी ऑफ ए एंड बी से, लेकिन बड़ा हो गया तो काम खत्म हो जाएगा। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ए इंटरसेक्शन बी विल बी 0.6, जो कि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए से बड़ा हो रहा है, क्योंकि प्रोबेबिलिटी ऑफ ए जो है 0.5, लेकिन प्रोबेबिलिटी ए इंटरसेक्शन बी दिया है 0.6, अगर वो बड़ा हो रहा है तो कंसिस्टेंटली नहीं किया जाएगा। देयरफॉर यहाँ पे जो दो इवेंट है, इवेंट का प्रोबेबिलिटी ऑफ पी ऑफ ए एंड पी ऑफ बी आर नॉट डिफाइंड कंसिस्टेंटली। क्लियर, ये था आप लोगों का क्वेश्चन नंबर 12। अभी क्वेश्चन नंबर 13 में आता है बच्चों। 13, 14, 15 जो है, जो कि मैंने एग्जांपल में कर दिया था, उसी के रिलेटेड में है। सो बाय यूजिंग द फॉर्मूला यू कैन सॉल्व दिस क्वेश्चंस। ट्राई करना, मतलब डायरेक्टली पुट द फॉर्मूला गेट द आंसर वाला कॉन्सेप्ट है, इसलिए मैंने नहीं किया है। एग्जांपल्स मैंने उसको कर दिया था, तो इसलिए आप लोग ट्राई करके देखना उसको, अगर नहीं हो पाएगा तो बताना, ठीक है। 16 नंबर क्वेश्चन में आता है, ये भी बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। इवेंट ई एंड एफ आर such that P of not E or not F is 0.25, state whether E and F are mutually exclusive or not। mutually exclusive का मतलब बच्चों क्या होता है, अगर हम निकाल देते हैं कि E intersection F equal to 5, तो ये हो गया आप लोग का क्या म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट। तो ई इंटरसेक्शन एफ अगर 5 हुआ तो प्रोबेबिलिटी कितना निकाल लेंगे 0। तो अगर हम प्रोबेबिलिटी 0 दिखा दे रहे तो म्यूचुअली एक्सक्लूसिव, अगर नहीं दिखा रहे तो नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव। तो पी ऑफ नॉट ए नॉट ई, और यहाँ पे और दिया है, एंड नहीं दिया है, और दिया है। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई और नॉट ई और नॉट एफ। नॉट ई मीन्स ई कॉम्प्लीमेंट, और मीन्स or means union, okay, union, not f means f complement। तो probability of e complement union f complement, डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई करेंगे, e complement union f complement will be e इंटर, उसका उल्टा मींस e इंटरसेक्शन f का होल कॉम्प्लीमेंट, ये होता है आप लोग का डी मॉर्गन्स लॉ, ठीक है। तो उसी को जब हमने अप्लाई कर दिया यहाँ पे, तो हो गया ई कॉम्प्लीमेंट यूनियन एफ कॉम्प्लीमेंट विल बी ई इंटरसेक्शन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट। तो अगर फिर से अप्लाई करेंगे क्या, प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट, मतलब कोई भी इवेंट का कॉम्प्लीमेंट निकालना तो उसको ए 1 से माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, ठीक है। तो यहाँ पे ई इंटरसेक्शन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट को निकालने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा, उसको 1 से माइनस करना पड़ेगा, दैट इज 1 माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, दैट इज इक्वल टू 0.25। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी 1 माइनस 0.25, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 0.75 व्हिच इज नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि प्रोबेबिलिटी अगर 0 निकलता तभी हम उसको म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट बोलते, बट यहाँ पे 0.75 निकल रहा है जो कि 0 के साथ इक्वल नहीं है। देयरफॉर हियर आवर ई एंड एफ आर नॉट म्यूचुअली एक्सक्लूसिव इवेंट्स। क्लियर, वेरी नाइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 17 में आते हैं बच्चों, डिटरमाइन, एक क्वेश्चन दिया है, बोला है डिटरमाइन पी ऑफ नॉट ए, दैट मींस पी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट निकालना है 1 माइनस पी ऑफ ए, नॉट बी मींस 1 minus p of b, a और b, that means a union b means a p of a plus p of b minus p of a intersection b। ये आप खुद से निकाल सकते हो, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया है, बस फॉर्मूला को अप्लाई करो, फॉर्मूला भी मैंने बता दिया, बस पुट द वैल्यू you'll get the आंसर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 18 में आते हैं बच्चों, इन ए क्लास xi ऑफ ए स्कूल 40% ऑफ द स्टूडेंट स्टडी मैथ्स। 40% बच्चे क्या पढ़ते हैं, मैथ्स पढ़ते हैं।
ठीक है, समझो क्वेश्चन को। 30% बच्चे क्या पढ़ते हैं, 30% जो बच्चे वो क्या पढ़ते हैं, बायोलॉजी पढ़ते हैं। इफ ए स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम फ्रॉम द क्लास, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही विल बी स्टडिंग मैथ्स और बायोलॉजी। हमको और निकालना मीन्स यूनियन निकालना है। और यहाँ पे बोल दिया है कि 10% ऑफ द क्लास स्टडी बोथ मैथ एंड बायोलॉजी, मतलब ए इंटरसेक्शन का केस हम ले सकते हैं कि बोथ पढ़ रहे कितना 10%। तो अगर ई को हमने इवेंट लिया जो कि स्टूडेंट स्टडी मैथ बोल रहे हैं तो 40%, तो वो ऑलरेडी प्रोबेबिलिटी बोला है 40%, दैट मीन्स 40/100 दैट विल बिकम 0.4। तो ई का प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 0.4। एफ का प्रोबेबिलिटी जो कि हम बायोलॉजी ले रहे हैं जो वो हो गया 0.3। ठीक है, अगर इंटरसेक्शन का बात कर रहे हैं हम जो कि 10% था, मतलब 0.1 हो गया उनका बोथ, जो कि मैथ भी पढ़ रहे बायोलॉजी पढ़ रहे। तो हमको और निकालना है, मैथ और बायोलॉजी कितना जन पढ़े, और मीन्स व्हाट, यूनियन। तो हमको पी ऑफ ई यूनियन एफ निकालना है, जो कि होता है फॉर्मूला पी ऑफ ई प्लस पी ऑफ एफ माइनस पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ। सो 0.4 प्लस 0.3 माइनस 0.1 दैट विल बिकम 0.6, विल गेट द आंसर। क्लियर। तो ये था बच्चों कॉन्सेप्ट 19 का। 19 नंबर सेम कॉन्सेप्ट था, इसलिए आप लोग का होमवर्क है 19 नंबर। लास्ट क्वेश्चंस में आते हैं 20 नंबर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20 कैसा है ना कि ये थोड़ा सा देखना पड़ेगा कि कॉन्सेप्ट सेम है, बस समझना है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ दैट ए स्टूडेंट विल पास इन द फाइनल एग्जामिनेशन इन बोथ इंग्लिश एंड हिंदी, दो सब्जेक्ट है इंग्लिश एंड हिंदी, इज 0.5। एंड बोला है, एंड बोला है, तो वो क्या हो गया, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ हो गया हमारा 0.5, जो बोला है उसको लिख देंगे। एंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग नाइदर इज 0.1, मतलब दोनों में पास नहीं करने का प्रोबेबिलिटी कितना है 0.1। तो नाइदर इन ई नॉर इन एफ मींस नॉट ई एंड नॉट एफ, मतलब क्या हो गया प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश कितना हो गया 0.1, ये भी गिवन है। ई को मैंने ले लिया इंग्लिश में पास करेगा, एफ को मैंने ले लिया हिंदी में पास करेगा, इतना पर बोल दिया 0.1। इफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ द पासिंग द इंग्लिश एग्जाम इज 0.75, मतलब इंग्लिश एग्जाम का पासिंग, मतलब इंग्लिश हमने किसको लिया था ई का, मतलब जैसे सेट में करते थे, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई कितना बोला है 0.75 बोला है। तो वो बोला क्या है, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ पासिंग इन द हिंदी एग्जाम, मींस पी ऑफ एफ हमको निकालना है। तो जो गिवन है उसको कर देते हैं। डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार, डी मॉर्गन्स लॉ के अनुसार ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश कितना होता है, ई यूनियन एफ का, ई यूनियन एफ का होल डैश होता है। तो प्रोबेबिलिटी निकालेंगे तो प्रोबेबिलिटी ऑफ ई डैश इंटरसेक्शन एफ डैश विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल डैश। ठीक है, तो इसका वैल्यू गिवन है 0.1, और इसको अगर करेंगे तो ए कॉम्प्लीमेंट विल बी प्रोबेबिलिटी ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ए, वैसे प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट विल बी 1 माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई यूनियन एफ। अभी वैल्यू को पुट कर देंगे, इसका वैल्यू है 0.1, इसका वैल्यू है, तो आफ्टर सॉल्विंग विल गेट प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटर यूनियन एफ विल बी हाउ मच 0.9। तो यूनियन का कॉन्सेप्ट कितना निकल गया 0.9, और यहाँ पे ऑलरेडी पी ऑफ ई गिवन है, पी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ गिवन है, और यहाँ पे निकल गया मेरा पी ऑफ ई यूनियन एफ। तो आफ्टर सॉल्विंग बाय द फॉर्मूला, जो हमारा फॉर्मूला था यूनियन वाला, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई प्लस प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ, तो ई यूनियन गिवन है, ई भी गिवन है, इंटरसेक्शन भी गिवन है, वहां से मुझे आफ्टर सॉल्विंग हमको क्या निकालना है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ निकालना है। तो पुट द वैल्यूज आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द आंसर, दैट इज प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी गिवन बाय 0.65। अच्छा क्वेश्चन था, क्वेश्चन को समझना है और क्या क्या बोला है उसको लेके आप लोग को सॉल्व करना है क्वेश्चंस को। ठीक है, लास्ट क्वेश्चन में आते हैं बच्चों 21 नंबर क्वेश्चन, वन ऑफ द नाइस क्वेश्चंस। ठीक है, इन ए क्लास ऑफ 60 स्टूडेंट, तो टोटल स्टूडेंट कितना दे दिया 60, 30 ऑप्टेड फॉर एनसीसी, 30 बच्चे ऐसे जो कि एनसीसी को सिलेक्ट किए, 32 ऑप्टेड फॉर एनएसएस। ठीक है, 32 बच्चे थे, 30 बच्चे एनसीसी को सिलेक्ट किए हैं, 32 बच्चे एनएसएस को सिलेक्ट किए एंड 24 ऑप्टेड फॉर बोथ, और 24 बच्चे जो थे वो दोनों को ही सिलेक्ट किए हैं। इफ वन ऑफ द स्टूडेंट इज सिलेक्टेड एट रैंडम, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट स्टूडेंट ऑप्टेड फॉर एनसीसी और एनएसएस और यूनियन, पहले तो यूनियन निकालना है, नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस, तो ये कॉम्प्लीमेंट वाला कॉन्सेप्ट, और एनएसएस बट नॉट एनसीसी मींस एनएसएस से हमको माइनस करना है किसको, एनसीसी को। ठीक है, तो पहले जो जो गिवन है लिख लेते हैं, गिवन टोटल नंबर स्टूडेंट इज 60, दैट मींस एन ऑफ एस इज 60। ठीक है, ई को हमने सिलेक्ट कर दिया, एक इवेंट ले लिया जो कि एनसीसी वाले को ई दे दिया, एनएसएस वाले को एफ दे दिया, तो एन ऑफ ई कितना हो गया, 30 बच्चे एनसीसी सिलेक्ट किए थे, 32 बच्चे एनएसएस सिलेक्ट किए थे, तो एन ऑफ ई हो गया 30, एन ऑफ एफ हो गया 32, और ई इंटरसेक्शन बोथ कितना सिलेक्ट किए थे 24। तो ये तो n निकल गया, फिर प्रोबेबिलिटी निकाल लेते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई विल बी 30/60 1/2, प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ विल बी 8/15 मींस 32/60 दैट इज 8/15, एंड प्रोबेबिलिटी ई इंटरसेक्शन विल बी 24/60 दैट विल बिकम 2/5। तो सबके इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी हमने निकाल दिया। अभी बिट 1 में देखते हैं एनसीसी और
NSS means NCC or NSS means E union F or means union. The E union F by formula, by using the formula P of E plus P of F minus P of E intersection F. सबका वैल्यू हमारे पास गिवन है, जस्ट पुट द वैल्यू, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट द एंटायर आंसर, दैट इज 19/30. सेकंड बिट में क्या बोला था, नाइदर एनसीसी नॉर एनएसएस. तो नाइदर एनसीसी मींस ई कॉम्प्लीमेंट, नॉर एनएसएस मींस और मींस एंड एफ कॉम्प्लीमेंट. तो ई कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन एफ कॉम्प्लीमेंट, तो ई यूनियन एफ का होल कॉम्प्लीमेंट आफ्टर जो डी मॉर्गन्स लॉ, यहाँ पे हमेशा हम को याद रखना है डी मॉर्गन्स लॉ. और वन इसका कॉम्प्लीमेंट, होल का कॉम्प्लीमेंट मतलब 1 से माइनस करें तो 1 माइनस पी ऑफ ई यूनियन एफ. तो 1 माइनस 19/30, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 11/30. ठीक है. लास्ट वाला बिट जो है, स्टूडेंट हैज ऑप्टेड एनएसएस बट नॉट एनसीसी, मतलब एनएसएस लेना है बट एनसीसी नहीं लेना है. तो एनएसएस था हमारा एफ, ई था हमारा एनसीसी, तो एफ माइनस ई. तो प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ माइनस ई, वेन डायग्राम प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ से प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ को माइनस करेंगे. प्रोबेबिलिटी ऑफ एफ इज 8/15, प्रोबेबिलिटी ऑफ ई इंटरसेक्शन एफ विल बी 2/5, आफ्टर सॉल्विंग विल गेट 2/15. ओके, सो दैट्स ऑल फॉर योर चैप्टर प्रोबेबिलिटी. ठीक है बच्चों, तो ये था आप लोगों का 16.3 का कॉन्सेप्ट, जहां पे कि हमने एक्सोमेटिक अप्रोच ऑफ प्रोबेबिलिटी पढ़ा और नॉर्मल जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है और कुछ प्रॉपर्टीज भी पढ़ा. ठीक है, तो अच्छे से इसको देख लो, रिवाइज कर लो कॉन्सेप्ट को. जो प्रोबेबिलिटी का कॉन्सेप्ट था बहुत ही सिंपल कॉन्सेप्ट था, जो कि हमने 10th में ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, फिर भी रिवाइज कर दो. और जो एक्सोमेटिक जो अप्रोच था उसको भी थोड़ा देख लेना, बाकी जितना भी प्रॉब्लम है एग्जाम्पल से उसको सॉल्व करके सॉर्ट कर लेना. ठीक है, तो बच्चों मिलेंगे फिर नेक्स्ट वीडियो में और एक नया चैप्टर लेके. टिल देन टेक केयर ऑल ऑफ यू, स्टे सेफ, स्टे एट योर होम. जय जगन्नाथ. थैंक यू ऑल.